हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण को लेकर। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने धात्विक लक्षण पे बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या को लेकर यानी एटॉमिक रेडियस को लेकर। अब इससे पहले कि मैं संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तनों को या ट्रेंड को आपको समझाऊं, आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा क्लास 11th का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ताकि आगे की बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। तो आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर मैंने नाभिक बनाया है। और आप ये भी जानते हैं कि नाभिक के चारों तरफ वृत्त के आकार की कक्षाएं पाई जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोष या कक्षाओं को मैंने दिखाया है। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। उम्मीद है आपको बात क्लियर है। अब बात करें कि परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या के मान को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे फेमस कारक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हिंदी में कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपको एक परमाणु दिखाया गया है। आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम प्रोटॉन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलिए बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन हम समझने के लिए बना रहे हैं। आप जानते हैं कि जो नाभिक होता है वो अपनी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो किसी भी परमाणु का नाभिक परमाणु की किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन, जिसकी वजह से नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणावेश। और इन विपरीत आवेशों के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बात क्लियर है। किसी परमाणु में नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जितना आकर्षण बल लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ में आ गया प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। अब सोचेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने या कम होने से परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि जब यह आकर्षण अधिक होगा, इसी को आप प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हो, तो जब यह आकर्षण अधिक होगा तो बाह्यतम कोष आकर्षण के कारण थोड़ा सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ने से परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। और यदि नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो तो बाह्यतम कोष थोड़ा फैल जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या थोड़ी बढ़ जाती है। एकदम क्लियर है। तो एक बात आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Z और उसके नीचे EFF लिखकर, जिसको पढ़ते हैं Z, अधिक होता है यानी बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर उतना अधिक आकर्षण काम करेगा और बाह्यतम कोष उतना अधिक सिकुड़ जाएगा और परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। आप सोचो यदि बाह्यतम कोष सिकुड़ कर यहाँ से और थोड़ा अंदर आ जाए तो फिर नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी घट जाएगी यानी परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। और आप सोचो कि यदि ये बाह्यतम कोष यहाँ से थोड़ा फैल के यहाँ पे आ जाए तो नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई। दूसरा एक प्रभाव जो हमको ध्यान रखना है वो है परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक परमाणु का फिगर दिखाया गया है। आप जानते हैं कि परमाणु का नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि यदि यहाँ पर अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो
तो ये इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण पर क्या प्रभाव डालेंगे? तो यह जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पर उपस्थित है तो यह नाभिक को खुद आकर्षित करेगा या नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करेगा। तो अब नाभिक का देखें आकर्षण बट गया, एक तो इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, एक इस अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन पर। तो इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण नाभिक का जो यहाँ पर लगने वाला आकर्षण था वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको अब दो जगह पे आकर्षण लगाना पड़ रहा है। तो हम कहते हैं कि जब बाह्यतम कोश के अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण को थोड़ा कम करते हैं, और इसी घटना को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। हमने क्या कहा कि हमने क्या समझा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक शील्ड बना रहा है या एक स्क्रीन बना रहा है, और इस स्क्रीन के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण थोड़ा कम हो जा रहा है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से आकर्षण थोड़ा घट गया है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। ऐसे ही यदि मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए अंदर वाले कोश में तो आकर्षण फिर से थोड़ा घट जाएगा। तो जैसे जैसे अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण घटता है। इस घटना को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब सोचो यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण घट गया तो बाह्यतम कोश थोड़ा फैल जाएगा, यानी दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? और ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या के परिवर्तन को समझ सकते हो या ट्रेंड को समझ सकते हो। अब जब हम संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या को पढ़ेंगे या समझेंगे तो हमको कुछ बेसिक बातें आना जरूरी होंगी जिसका यूज हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे कि किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाए। तो संक्रमण श्रेणी क्या होती है? तो आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है और जिन्हें 4 संक्रमण श्रेणियां कहते हैं। अब यदि किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने की बात हो तो आप समझना कि यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम होते हुए हम जिंक की तरफ चल रहे हैं। और यदि हम कहें कि प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में हम जा रहे हैं तो आप समझ लेना ये प्रथम संक्रमण श्रेणी नीचे आ रहे हैं, द्वितीय से तीसरी में आ रहे हैं, में थोड़ा और नीचे आ रहे हैं। तो जब कहा जाए एक संक्रमण श्रेणी से दूसरे संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं तो आप समझना ऊपर से नीचे चल रहे हैं। और जब कहा जाए बाएं से दाएं जाना है तो आप समझ लेना कि किसी विशेष संक्रमण श्रेणी की स्टार्टिंग से एंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? आप आवर्त सारणी में देखो कि स्कैंडियम आपके बाईं तरफ है और जिंक आपके दाहिनी तरफ है। बात क्लियर है? तो चलो अब अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अनेक रेडियो एक्टिव परमाणु हैं, इसलिए हम लोग बस प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी की बात करने वाले हैं। तो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या घटती है। आपको अभी इसको ध्यान रखना है। अभी आगे मैं समझाऊंगा कि क्यों घटती है, तो आपको फिर ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसको समझ चुके होंगे। तो प्रारंभ में घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ट्रेंड चलता रहेगा। इसके पश्चात मतलब जब आप 4-5 परमाणुओं को पार कर लेंगे तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। और जब हम संक्रमण श्रेणी के अंत में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि अंत में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसको एक डाटा से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी को दिखाया है। आप देखें जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ चल रहे हैं यानी कि बाईं से दाईं ओर चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या 164 से 147, 147 से 135 ऐसे हो रही है, और 135 से 129 यानी कि प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या घट रही है। बात क्लियर है? उसके बाद थोड़ा आगे चल के हम देखें तो 126 से 125, फिर 125 यानी कि
कुछ समय बाद हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान लगभग स्थिर हो जाता है। आप देखें यहाँ पर 126, 125, 125, 128 ये सब लगभग स्थिर की तरफ है। और अंत में जब हम जाते हैं तो देखते हैं 128 से 137 यानी कि बढ़ गई। तो अंत में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बात क्लियर है? यदि इसको ग्राफ के माध्यम से हम समझना चाहें तो इसका ग्राफ बना सकते हैं हम। हमने एक एक्सिस पे रखा है एटॉमिक नंबर को और एक एक्सिस पे रखा है एटॉमिक रेडियस को, यानी परमाणु त्रिज्या को। अब हमने देखा कि स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या काफी अधिक है, परमाणु क्रमांक कम है, परमाणु त्रिज्या अधिक है। अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं टाइटेनियम तक, तो हम देखिए नीचे देख सकते हैं आप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे देखें कि एटॉमिक रेडियस घट रहा है। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या घट रही है। और यहाँ तक आने के बाद देखें बहुत कम बदलाव हो रहा है, मतलब लगभग स्थिर सा दिख रहा है। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर से जिंक तक फिर ये बढ़ने लगा है। या आप निकल से ही बात करें, निकल से कॉपर पे जा रहे हैं, कॉपर से जिंक पे जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। तो ये है इसका ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे घटा, फिर यहाँ पे लगभग स्थिर हुआ, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये बदलाव, ये परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है। तो देखें यहाँ पे दो कारक हैं जो इस बदलाव के कारण बनेंगे। एक है प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक है परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी। और परिरक्षण प्रभाव के बारे में आप जानते हैं, परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। बात क्लियर? अब सोचो कि इसमें से एक जो है ये परमाणु त्रिज्या को घटाने की कोशिश कर रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी परमाणु पर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हों और उस अवस्था में इसमें से कोई एक, मान लो कि ये वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावशाली है, तो क्या होगा कि ये तो घटाने की कोशिश कर रहा है, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसका ये अधिक प्रभावशाली है तो ये अपना काम कर जाएगा और ये अपना काम नहीं कर पाएगा। यानी कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावशाली होगा तो परमाणु त्रिज्या घटती हुई दिखेगी। दूसरी कंडीशन, यदि मान लो किसी परमाणु पे ये दोनों प्रभाव एक साथ काम कर रहे हों और इन दोनों में से परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली दिख रहा हो, तो आप देखेंगे कि ये तो घटाने की कोशिश कर रहा है और ये प्रभाव परमाणु त्रिज्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है तो इसी का प्रभाव दिखेगा, यानी कि आपको परमाणु त्रिज्या बढ़ती हुई दिखेगी। और तीसरी कंडीशन ये है, यदि मान लो प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों ही एक परमाणु पे एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों ही समान रूप से प्रभावशाली हैं, तो ये परमाणु त्रिज्या को घटाना चाहता है, ये परमाणु त्रिज्या को बढ़ाना चाहता है, लेकिन जितना ये घटा रहा है उतना ही ये बढ़ा रहा है क्योंकि दोनों समान रूप से प्रभावशाली हैं। तो इस अवस्था में हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या स्थिर बनी रहेगी। तीनों बातें समझ में आ गई होंगी आपको, तो रीजन भी आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ जब हम किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है और वृद्धि के साथ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि परमाणु के नाभिक में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना उसमें आवेश ज़्यादा होगा और उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश भी अधिक होगा। बात क्लियर है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इसके साथ ही n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। ये बात समझ में आ रही है आप? जैसे यदि हम लोग स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम के नाभिक में हैं 21 प्रोटॉन, ठीक है, और उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोश से अंदर वाले डी उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम परमाणु क्रमांक 22 पे पहुंचे तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई और जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, नाभिक का आवेश बढ़ गया, तो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश पे लगने वाला आकर्षण बल बढ़ गया। तो क्या हुआ, जब हम 21 से 22 पे गए तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया और इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है
और वह इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में नहीं जाएगा बल्कि बाह्यतम कोश से पहले वाले डी उपकोश में जाएगा, यानी n-1 डी उपकोश में जाएगा तो n-1 डी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। बात क्लियर है? और यह इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करेगा। आप जानते हैं कि बाह्यतम कोश से अंदर वाले कोश में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं, प्रारंभ में प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जैप की वृद्धि परिरक्षण प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होती है। तो प्रारंभ में हमने क्या देखा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावशाली है परिरक्षण प्रभाव से। तो प्रभाव किसका दिखेगा? जो अधिक प्रभावशाली होगा। तो अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा और परमाणु त्रिज्या घट गई। बात क्लियर है? मध्य में प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव दोनों लगभग समान रूप से प्रभावशाली हो जाते हैं। तो दोनों समान रूप से प्रभावशाली हो जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या स्थिर बनी रहेगी। तो परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है और अंत में परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है, अतः परमाणु त्रिज्या में वृद्धि देखी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी संक्रमण श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आज के वीडियो में कंटेंट इतना रखते हैं। बाकी की पार्ट को मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा।